Welcome to my channel English with Mukesh sir. Subscribe my channel and click the notification bell. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, ये हमारा प्रोनाउन का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने प्रोनाउन का पार्ट फर्स्ट बनाया था। हम प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन की बात कर रहे थे। हमने कुछ पर्सनल प्रोनाउन के बारे में आपको बताया गया। सब्जेक्टिव केस के बारे में, ऑब्जेक्टिव केस के बारे में बताया। पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में मैंने समझाया। ठीक है, अब हम थोड़ा से इसे आगे लेकर चलते हैं। देखिए, पर्सनल प्रोनाउंस, थोड़े रूल पर फोकस करें। देखिए, मैंने यहाँ पर सबसे पहले रूल में लिखा हुआ है लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस। अब आपको समझना है कि लेट अपने आप में एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है, और मैंने कल भी बताया था कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। तो जब लेट अपने आप में है ही ट्रांजिटिव वर्ब, तो लेट के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। हमेशा याद रखना। जैसे मैंने कहा लेट हिम गो, लेट ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आया। लेट मी प्ले, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। देखिए, लेट यू एंड मी गो, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। इट मीन्स लेट के बाद में जिस भी प्रोनाउन का आप यूज करेंगे वो प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। एक चीज हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स के प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। किसी भी सेंटेंस में यदि हम प्रेपोजिशन का प्रयोग करें और उसके बाद में प्रोनाउन को लिखा जाए, जो भी प्रोनाउन आएगा प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है। हमेशा याद रखें। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा मोहन लाफ्ड एट यू एंड मी। बात समझ में? लिख के मैंने राइट का निशान लगा दिया। इट मीन्स एट, देखिए ये अपने आप में एक प्रेपोजिशन है। एट के बाद में मैंने दो प्रोनाउन का प्रयोग किया, यू एंड मी, और दोनों ही ऑब्जेक्टिव केस में है। यू भी ऑब्जेक्टिव केस और मी भी ऑब्जेक्ट। देखिए, अगर सेंटेंस ऐसा होता मोहन लाफ्ड एट यू एंड आई, तो सेंटेंस लिखकर मैंने काट दिया, सेंटेंस गलत हो गया। गड़बड़ क्या हुई इसमें? देखिए, एट के बाद में हमेशा प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। यू तो अपने आप में ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन आई अपने आप में सब्जेक्टिव केस है। आई कहना ही गलत है, मी कहना सही है। देखिए, थर्ड एग्जाम्पल, डिवाइड दीज एप्पल्स बिटवीन हर एंड मी। बात समझ में आई? बिटवीन अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। देखिए, हर ऑब्जेक्टिव केस एंड मी, ये भी ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। क्लियर? देखिए नेक्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट रूल को ध्यान से समझें जरा। देखिए, कुछ वर्ड्स सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम करते हैं। बात समझ में आई? ये ऐसे वर्ड होते हैं जो देखने में तो आपको कुछ और लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में अगर देखा जाए तो ये सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम भी करते हैं। मैंने ऐसे वर्ड्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया। यानी कि जब भी हमसे कोई बात करता है, या तो वो बात पॉजिटिव हो सकती है या फिर वो बात नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव के लिए मैंने आपको 4 वर्ड दिए, लाइक, विद, अलोंग विद, टुगेदर विद। और नेगेटिव के लिए 4 वर्ड दिए गए, अनलाइक, एक्सेप्ट, बट और एंड नोट। ये शब्द जो हैं आपको देखने में चाहे कैसे भी लगे। देखो, लाइक अपने आप में वर्ब लगती है, देखा है, वर्ब होती है और वर्ब की तरह यूज भी की जाती है, लेकिन लाइक का प्रयोग हम सेंटेंस में प्रेपोजिशन की तरह भी करते हैं। देखिए, बट एक कंजक्शन का काम करता है, लेकिन बट का प्रयोग हम प्रेपोजिशन की तरह भी करते हैं। बट का अर्थ एक्सेप्ट होता है, यानी कि इसके सिवाय। बात समझ में आई? जब लाइक और का प्रयोग हम प्रेपोजिशन की तरह करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? इसके समान। बात समझ में आई? देखिए, अब हमेशा याद रखना, अब मैंने क्या बता रखा है आपको अभी, कि जब भी आप प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे और प्रेपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा किस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ठीक है, जैसे देखिए, माई डॉटर लुक्स लाइक मी, सेंटेंस अपनी जगह ठीक है, यानी कि लुक अपने आप में एक वर्ब है और इसके बाद में लाइक, ये प्रेपोजिशन की तरह यहाँ पर यूज हो रही है। प्रेपोजिशन के बाद में जो भी प्रोनाउन आया वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। देखिए, माई डॉटर लुक्स लाइक आई कहना ही अपने आप में गलत है।
क्योंकि मेरी तरह। अब लाइक जब प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद में जो आई है ये सब्जेक्टिव केस में आ गया, तो ये अपने आप में गलत है। हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, एवरीवन बट हर न्यू द आंसर। देखिए यानी कि सब उस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं सिवाय किसके, बट हर, उसके। बात समझ में आई? बट हर यानी कि बट यहाँ पर प्रपोजिशन की तरह यूज हुई है, तो इसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया गया। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, एवरीवन वाज देयर यानी कि सब वहाँ थे सिवाय मेरे, यानी कि बट मी। तो बट अपने आप में क्या है, एक प्रपोजिशन की तरह यूज हो रहा है सेंटेंस में, तो इसके बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। यानी कि बट किसका मीनिंग देता है, बट मीनिंग देता है एक्सेप्ट का, इसके सिवाय। बात समझ में आई? देखिए लास्ट एग्जाम्पल इसमें, द गर्ल विद हर पेरेंट्स हैज गॉन टू सी आ मूवी। बात समझ में आई? यानी कि लड़की है वो अपने माता पिता के साथ। बात समझ में आई? देखिए अब यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, लेकिन जब भी प्रेपोजिशन का प्रयोग होता है, प्रेपोजिशन के बाद में जो कुछ भी आगे लिखा होता है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और जो वर्ब आती है वो कभी भी ऑब्जेक्टिव केस के अकॉर्डिंग नहीं आती, हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। तो गर्ल के अकॉर्डिंग कहना है यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। देखिए स्टूडेंट, जीरंड को के टॉपिक को अभी डिटेल में भी पढ़ेंगे, केवल आप इतना याद रखें जीरंड का मतलब होता है V1 + ING। जब वर्ब में ING ऐड कर दी जाती है तो जीरंड बन जाता है। जीरंड के बाद में जब भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा, हमेशा याद रखना, जो प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। जैसे मैंने लिखा टॉकिंग हिम, टॉकिंग अपने आप में एक जीरंड की तरह यूज हो रहा, वर्ब में ING। विजिटिंग जीरंड की तरह यूज हो रहा, वर्ब में ING। देखिए टॉकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट, तो इसके बाद में जो प्रोनाउन का यूज हुआ वो ऑब्जेक्टिव केस में। विजिटिंग के बाद में जो प्रोनाउन आया वो भी हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में। विजिटिंग अस इज डिलाइटफुल। तो आपको क्या याद रखना है कि जीरंड प्लस ऑब्जेक्टिव केस, जीरंड के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इट पर, क्योंकि हमने आई, वी, यू, दे, ही, सी ये सब पढ़ लिए, और अभी क्या छूट गया हमारा, इट। इस इट को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। यूज ऑफ इट, देखिए इट का प्रयोग जैसे कि आपको पता है, आप मौसम के लिए यानी कि वेदर के लिए, आप प्राकृतिक घटना के लिए आप इट का प्रयोग करते हैं। इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट होता है। डमी का मतलब होता है जो जिसका अपना यानी कि एक मखोटा, इट मीन्स डमी, जो निर्जीव हो, सजीव ना हो, ठीक है। यूज ऑफ इट, इट अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है, यानी कि इसे असली सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो हमेशा याद रखना इट के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होगा। नॉमिनेटिव केस का मतलब है सब्जेक्टिव केस, आपको पता ही है। जैसे देखिए एग्जाम्पल मैंने लिखा इट इज आई, इट इज आई यानी कि मैं हूँ, तो सेंटेंस ही अपनी जगह बिल्कुल सही है, ठीक है ना। अब देखो इट इज मी कहना गलत है, क्योंकि इट तो अपने आप में एक डमी सब्जेक्ट है, और जब ये डमी सब्जेक्ट है तो इसे अपने सब्जेक्ट की आवश्यकता है, तो आई अपने आप में एक सब्जेक्ट होता, तो ये सेंटेंस सही है। लेकिन मी कहना ही गलत है, क्योंकि इसका रीजन क्या हुआ, रीजन ये है कि इट अपने आप में डमी सब्जेक्ट है। इट इज मी गलत, यानी कि इट के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए। इट इज ही सेंटेंस सही है, इट इज हिम सेंटेंस गलत है। देखिए कभी कभी इट वाले सेंटेंस एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन को लेकर। रिलेटिव प्रोनाउन को हम पूरा डिटेल में उठाएंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा सा रिलेटिव प्रोनाउन को मैंने इट के साथ यूज किया है, बड़े ध्यान से समझें, ठीक है ना। देखिए सेंटेंस, मैंने पहला सेंटेंस लिखा इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू, सेंटेंस अपनी जगह सही है। देखिए इट के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए, और हु अपने आप में क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है। हु से पहले जो भी प्रोनाउन होगा उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यहाँ आती है। तो आई के अकॉर्डिंग हैव सही है, इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता है इट इज मी हु हैव हेल्प्ड यू, तो सेंटेंस गलत होता, क्योंकि इट के बाद में जो भी प्रोनाउन आता है वो सब्जेक्टिव केस में होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इट इज ही हु हैज स्टोलन माई पेन।
तो सेंटेंस ये सही हुआ, क्योंकि इट के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो किस में होना चाहिए, सब्जेक्टिव केस में। और हु क्या है आपका रिलेटिव प्रोनाउन, और ही के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हैज का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, इट इज आई हु एम गिल्टी। सेंटेंस सही है अपनी जगह, क्योंकि इट के बाद में प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में और रिलेटिव प्रोनाउन हु का यूज हुआ है। अगर ये सेंटेंस हु से पहले ऑब्जेक्टिव केस है तो गलत है, यानी कि इट इज मी कहना गलत है। ठीक है, हु एम गिल्टी ये सेंटेंस लिखकर मैंने काट दिया, तो सेंटेंस गलत हो गया। नेक्स्ट देखिए, इट वाज दे हु वर टू ब्लेम। सेंटेंस अपनी जगह सही है। अब वॉच का प्रयोग तो यहाँ पर डमी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है, और दे के अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर का प्रयोग हुआ है। ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ है, तो इट वाज दे हु वर टू ब्लेम सेंटेंस सही है। अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा आता है एग्जाम में आपके लिए, इट वाज देम हु वर टू ब्लेम, तो सेंटेंस गलत है। गलती क्या हुई कि इट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग नहीं किया जाता, हमेशा सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए एक लास्ट एग्जाम्पल, इट इज वी हम हैं, हु हैव हेल्प्ड यू, सेंटेंस सही है अपनी जगह। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसे होता इट इज अस हु हैव हेल्प्ड यू, तो सेंटेंस गलत हो जाता। यानी कि इट के बाद में जो भी प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में होगा, ऑब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। और हु के बाद में जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी यानी कि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी जो हु से पहले होगा। वी के अकॉर्डिंग हैव कहना बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ देखिए, एक बात हमेशा याद रखना, टू नॉमिनेटिव यानी कि दो सब्जेक्ट के बीच में यदि कंपेयर की जाती है, तुलना की जाती है, और कंपैरिजन वर्ड एज और देन का प्रयोग होता है, यानी कि एज सो एज का प्रयोग आप पॉजिटिव डिग्री में करते हैं और देन का प्रयोग आप हमेशा कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं। एक बात याद रखना स्टूडेंट, कंपैरिजन हमेशा बराबर वाली चीज़ों के लिए होता है, यानी कि एक पर्सन का कंपैरिजन पर्सन से, एक थिंग का कंपैरिजन एक थिंग से, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन हमेशा ऑब्जेक्ट से किया जाता है। बात समझ में आई? देखिए सेंटेंस को, यदि दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन है तो वो दोनों सब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, रोहन इज एज फैट एज आई, तो सेंटेंस ही अपनी जगह बिल्कुल सही है। बात समझ में आई? यानी कि रोहन का कंपैरिजन किससे हो रहा है, आई के साथ हो रहा है, तो और कंपैरिजन वर्ड किसका यूज हुआ, एज का। बात समझ में आई? ये भी सब्जेक्टिव केस में, ये भी सब्जेक्टिव केस में। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता रोहन इज एज फैट एज मी, तो मैंने लिख कर ये काट दिया, यानी कि ये गलत है, ये अपने आप में बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि दोनों सब्जेक्टिव केस होने चाहिए, यहाँ पर ये सब्जेक्टिव केस, तो ये ऑब्जेक्टिव केस यहाँ पर गलत है। आई रन फास्टर देन ही, आई का कंपैरिजन ही के साथ, तो सेंटेंस अपनी जगह सही है। आई रन फास्टर देन हिम, सेंटेंस गलत है, क्योंकि आई का ये आई सब्जेक्टिव केस है और हिम ऑब्जेक्टिव केस है। बात समझ में आई? लेकिन यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो तो वो दोनों ऑब्जेक्टिव केस में सही माने जाते हैं। बात समझ में आई? जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक एग्जाम्पल लिखा आपके सामने, आई लव यू एज मच एज हिम। बात समझिए, सेंटेंस ही लिखकर मैंने राइट का निशान लगा दिया, सेंटेंस ही अपनी जगह सही है। क्यों सही है? क्योंकि मैंने आई के साथ, ठीक है, यानी सॉरी लव के बाद में ये जो कुछ वर्ब आ रही है, यानी कि जो भी प्रोनाउन आ रहा है ये ऑब्जेक्टिव केस में, यू का कंपैरिजन हिम के साथ, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ किया गया, तो दोनों ही केस ऑब्जेक्टिव केस में होने चाहिए। सेंटेंस लिख के सही है। लेकिन अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखा जाए, आई लव यू एज मच एज ही, तो सेंटेंस ये भी अपनी जगह सही है। क्यों सही है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है कि हम दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन ना करें, हमने दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कर दिया। आई लव यू यानी कि मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करता हूँ, स्नेह करता हूँ जितना कि वह, तो यहाँ पर दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन कर दिया मैंने, ठीक है, तो सेंटेंस ये भी सही माना जाता है। दोनों ही सेंटेंस सही हैं अपनी जगह, लेकिन ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमेशा याद रखना स्टूडेंट, यदि दो नाउन्स को आप एज वेल एज से जोड़ते हैं तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है और प्रोनाउन होता है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। एज वेल एज से आप जोड़ेंगे, जो भी प्रोनाउन आएगा और जो भी हेल्पिंग वर्ब आएगी वो फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिखा रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क, लिखकर मैंने राइट का निशान लगा दिया, यानी कि सेंटेंस सही है। देखिए रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज डूइंग हिज वर्क। बात समझ में आई? तो रवि अपने आप में क्या हुआ, यानी कि पहला सब्जेक्ट, और एज वेल हिज फ्रेंड्स,
ठीक है। ये कंपैरिजन वर्ड है, याद रखना, एज वेल एज। ठीक है, तो जो हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, रवि के अकॉर्डिंग। तो रवि के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब है, हिज का प्रयोग किया गया, और प्रोनाउन सिंगुलर प्रोनाउन हिज का प्रयोग किया गया। ठीक है, अगर ये सेंटेंस ऐसा होता रवि एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर डूइंग देयर वर्क, तो सेंटेंस गलत है, क्योंकि जो भी हेल्पिंग वर्ब और प्रोनाउन आएगा वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, ना कि इसके अकॉर्डिंग। देखिए एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर्स आर डूइंग देयर वर्क। ये सेंटेंस सही है। देखिए द स्टूडेंट्स कहना ही अपने आप में प्यूलर है, ये भी प्यूलर है, तो अगर इसके अकॉर्डिंग भी आप हेल्पिंग वर्ब लेके चलेंगे तो ये तो प्यूलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब भी प्यूलर आएगी और प्रोनाउन जो आएगा वो भी प्यूलर ही होगा। क्लियर। देखिए नेक्स्ट रूल, देखिए मैनी के साथ हमेशा प्यूलर नाउन आता है, जैसे मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स। लेकिन यदि मैनी के बाद में ए या एन का यूज है तो उसके बाद में जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर, जो भी नाउन आएगा वो सिंगुलर नाउन का यूज होगा, और जो भी वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब का ही यूज किया जाएगा। कैसे, मैनी ए सोल्जर हैज, मैनी एक सोल्जर की बात हो रही है, नाउन भी सिंगुलर और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर। मैनी ए सोल्जर हैज मेट हिज डेथ इन द बैटलफील्ड। ठीक है, सेंटेंस मैंने लिखकर राइट लगा दे, यानी कि सेंटेंस आपका बिल्कुल सही है। चलिए स्टूडेंट्स, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट को लेकर अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन, यानी कि प्रोनाउन की अरेंजमेंट को लेकर सवाल बनता है और सवाल पूछा जाता है। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। लेकिन जब हम इन पर्सनों को लिखते हैं तो इनकी अपनी एक अरेंजमेंट होती है, और ऐसी अरेंजमेंट को मैंने 2 भागों में डिवाइड कर दिया, गुड सेंस और दूसरा आपका बैड सेंस। याद रखना, बैड सेंस और गुड सेंस, यानी कि अच्छी बात के लिए आप क्या कैसी अरेंजमेंट रखेंगे और गलत बात के लिए आप कैसी अरेंजमेंट यूज करते हैं। देखिए यदि बात गुड सेंस की हो रही है तब आप अरेंजमेंट कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सेकंड पर्सन का यूज किया जाएगा, उसके बाद में थर्ड पर्सन और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन। यानी कि रूल आपके पास तैयार होता है 231, 231, 231 को याद रखें। यह अरेंजमेंट होनी चाहिए आपकी गुड सेंस के लिए, पहले सेकंड पर्सन फिर थर्ड पर्सन और उसके बाद में हमेशा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का यूज किया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल, यू सी एंड आई एट एप्पल्स, सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है। क्या क्यों सही है, यू देखिए अपने आप में सेकंड पर्सन, सी थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, तो इन तीनों की अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। एग्जाम में क्या किया जाता है, इन तीनों की अरेंजमेंट को बिगाड़ के रखा जाता है, यानी कि गलत तरीके से लिखा जाता है। देखो यू आई एंड सी एट एप्पल, सेंटेंस गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि ये अरेंजमेंट ही गलत हो गई। बात समझ में आई। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, यू ही एंड आई गो देयर, सेंटेंस सही है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन की अरेंजमेंट बिल्कुल सही है, क्योंकि गुड सेंस की बात हो रही है। आई यू एंड ही कहना ही गलत है, क्योंकि अरेंजमेंट गलत हो गई। गो देयर मैंने लिखकर काट दिया। ठीक है, लेकिन ये अरेंजमेंट तो थी 3 पर्सन के बीच में, ऐसा भी तो हो सकता है कि अरेंजमेंट 2 पर्सन के बीच में हो। यदि 2 पर्सन के बीच में आ जाए अरेंजमेंट, तब आपको क्या करना है, 2 पर्सन के बीच में आ जाए सबसे पहले, यानी तो या तो आप यूज करेंगे कैसे, देखिए 231, दूसरा तीसरा, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, अगर फर्स्ट नहीं है तो सेकंड और थर्ड, यदि थर्ड नहीं है तो सेकंड और फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे, यदि सेकंड नहीं है तो थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन यूज करेंगे। बात समझ में आई। देखिए दूसरा तीसरा, दूसरा पहला, तीसरा पहला, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन। बात समझ में आई। इस तरीके से देखो स्टूडेंट, यू एंड ही वेंट टू स्कूल, सेंटेंस अपनी जगह बिल्कुल सही है, यानी कि सेकंड पर्सन का यूज हुआ और उसके बाद में थर्ड पर्सन। बात समझ में आई, सेंटेंस सही है। अब देखो यू एंड आई स्टडी देयर, सेंटेंस ये भी सही है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन का यूज किया गया। देखिए ही एंड आई आर गोइंग टू टेम्पल, सेंटेंस सही है, ही अपने आप में थर्ड पर्सन हुआ और आई अपने आप में फर्स्ट पर्सन हुआ। और जब ये मिलते हैं ना पर्सन, तो हमेशा वर्ब हमेशा प्यूलर ही आती है, हमेशा याद रखना, क्योंकि 2 मिलकर प्यूलर बन गई है। अब बात करते हैं बैड सेंस की। ऐसा भी तो हो सकता है, ये तो गुड सेंस की बात थी, अगर बात पलट जाए, बात आ जाए बैड सेंस की, तो बैड सेंस का रूल क्या है, बैड सेंस में आप हमेशा अरेंजमेंट को
शुरू से लिखेंगे, यानी कि पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमेशा फर्स्ट 123 का रूल याद रखना। यहाँ पर 231 231 और यहाँ पर 123 1 2 3। बैड सेंस में यूज होगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और गुड में यूज होगा पहले सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। क्लियर? देखिए, आई यू एंड ही आर क्रिमिनल्स। अब क्रिमिनल्स होना तो बैड सेंस की बात है, गुड सेंस की बात तो नहीं है। सेंटेंस अपनी जगह सही है। देखिए, पहले फर्स्ट पर्सन यूज हुआ, फिर सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन। अगर सेंटेंस को देखें, आई ही एंड यू आर क्रिमिनल्स, सेंटेंस ही अपने आप में गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि इसकी अरेंजमेंट गलत है। अगर अगर आपको बैड सेंस के लिए दो प्रोनाउन का यूज करना पड़ जाए तो हमेशा क्या करेंगे? पहले पहला, फिर दूसरा, पहला तीसरा, दूसरा तीसरा। यानी कि सपोज कीजिए 1 2 3 को आपको दो प्रोनाउन में यूज करना है। अगर आपके पास पहला नहीं है तो दूसरा तीसरा यूज होगा, अगर दूसरा नहीं है तो पहला तीसरा यूज होगा, तीसरा नहीं है तो पहला दूसरा यूज होगा। देखिए, आई एंड यू आर गिल्टी, बिल्कुल सही है, पहला और दूसरा। आई एंड ही आर गिल्टी, ये भी सही है, पहला और तीसरा। यू एंड ही स्पॉइल्ड द पार्टी, ये भी बैड सेंस की बात है। पार्टी को गंदा करना, गिल्टी अपराधी होना, सब बैड सेंस की बात है। तीनों की अरेंजमेंट अपनी जगह सही है, तीनों ही सेंटेंस सही हैं। यहाँ पर देखिए, यू एंड ही, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। बात समझ में आई? तो इसकी अरेंजमेंट को लेकर एग्जाम में सवाल आते हैं। बात समझ में आई? तो इसे बड़े ध्यान से समझना। यानी कि गुड सेंस के लिए 2 3 1 और बैड सेंस के लिए 1 2 3 की अरेंजमेंट की जाती है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स? थैंक यू स्टूडेंट्स।